भाई गाड़ी के अंदर पीरियोडिकल मेंटेनेंस सिर्फ इंजन वाले पार्ट की नहीं होती, और भी बाकी कंपोनेंट्स की होती है भाई। और मेरे तो सबसे प्यारे, हाँ, जो एलॉयज एंड टायर्स, इनकी भी भाई पीरियोडिकल मेंटेनेंस होती है। कहीं आप ये सोचते हो इनका कुछ नहीं होता, एक बार डलवाया, जब घिसेंगे तब याद करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको हर 5,000 और हर 10,000 किलोमीटर पे इनका भी एक पीरियोडिकल मेंटेनेंस करवाना होता है। हर 5,000 पे क्या होता है भाई, गाड़ी की अलाइनमेंट। आपकी गाड़ी लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, मतलब सीधी नहीं चल रही है, तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है। और 10,000 किलोमीटर पे क्या होता है, टायर्स की क्रॉसिंग, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। देखो 5,000 तो उसने कर लिए, तो अलाइनमेंट का टाइम तो आ ही गया। उसके साथ साथ कौन सा टायर कितना घिसा है, आगे वाले ज़्यादा घिसे हैं, पीछे वाले कम घिसे हैं, तो क्रॉसिंग होती है भाई उनकी। ये टायर वहाँ जाएगा। कई बार मैं ये शब्द बोलता हूँ भाई, टायर्स की क्रॉसिंग, तो कई भाइयों को समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ है भाई कि अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, क्रॉसिंग। तो आज मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं आपका साथ नहीं देंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हर 10,000 पे इसको याद करना ही करना है। मेरे भाई 800-900 किलोमीटर ऊपर हो चुके हैं। ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि लाइन आउट नहीं थी गाड़ी की, हल्की फुल्की है, लेफ्ट में जाती है, ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चलो करवा लेंगे। लेकिन अब नहीं भाई, अब करवाएंगे नहीं तो टायर की श्यू करनी की जाएगी। और इस बम्पर का भाई आज अपने को भरपूर फायदा मिलेगा। ये देखो, जब अलाइनमेंट वाले भैया यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे ना इसकी, तो मैं आपको प्रॉपर दिखा भी पाऊंगा और उनको भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। खैर उनको नीचे उतरना पड़ता है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं अब, कि उनको गाड़ी के नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो ठीक है, बढ़िया है ना। और बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। गाड़ी का 4x4 नहीं यूज़ हो रहा था भाई, तो मैंने 4x4 लगा के अपना रिवर्स में चढ़ा दिया गाड़ी को। क्योंकि अगर मैं बगैर 4x4 के यहाँ से चढ़ाऊँगा ना, तो पीछे वाले टायर थोड़ा सा स्लिप करेंगे। ये देखो भाई, नदियाँ बह रही हैं, देख लो। ये हमारी सेक्टर रोड है भाई, क्या हाल हो रखा है। पहले अच्छा भला पानी निकल जाता था, लेकिन वो घर वाले भाई साहब है ना, उन्होंने रोडे डलवा के भाई ऊंचा कर दिया। क्या मिला बताओ उनको, पहले निकल जाता था यहाँ से, क्योंकि वहाँ से ऊंचाई होते हुए सीधा वहाँ को जाता था, अब यहीं रुक जाता है। क्या ही करें बताओ, सबसे ज़्यादा इन भैया के आगे ज़्यादा रुकता है यार, बताओ। ओ भाई साहब, क्या भयंकर लग रही है नहीं। चलो यार, बहुत होगी बातें। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगे, फ्रेंड्स में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। बाकी आपको बहुत सारी मोटरिंग न्यूज़ भी देता हूं अभी मार्केट में चल क्या रहा है और क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। और ईवी लेने वालों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया भाई अब हरियाणा में। और जो अपनी एयरबैग की लाइट थी भाई, वो चली गई है। मैं टोयोटा में गया था, तो एक दिन मैं उधर से आ रहा था, तो मैं आते हुए चला गया था, तेल की लाइट आ गई है। ये तो आएगी भाई, ये उसी दिन आ गई थी। उस दिन के बाद मैंने चलाई नहीं, आई थिंक 3-4 दिन हो गए इस बात को यार। तो वो कैसे आई थी कि इस सीट के नीचे भाई जो कपलर लगा हुआ था ना, एयरबैग का सीट के साथ लगा हुआ था, तो वो कपलर हटा हुआ था भाई। और वो हटा कैसे, जब मैट लगाए थे, मैट चेंज किए थे, तो मे बी वो लग के वो निकल गया था। वो पता कैसे लगा कि मैं जैसे टोयोटा में लेके गया, उन्होंने ओबीडी स्कैनर लगाया, मतलब अपना जो लैपटॉप वो लगाते हैं, तो उन्होंने वो लगाया, उसमें शो कर गया कि लेफ्ट साइड कपलर ओपन है। तो उन्होंने फिर देखा कि हाँ सर ओपन है, तो लगाया उन्होंने, और फिर अपना कोड इरेज कर दिया। एक बार पहले उन्होंने इरेज किया तो दोबारा आ गया, क्योंकि कपलर लगा नहीं हुआ था, और फिर उन्होंने लगा के फिर किया तो इरेज हो गया। अच्छा है अपना भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर का, ठीक है, ये अपन ने चेंज कराना है। ये मैं अभी जब ही कराऊंगा यार, अभी जब बम्पर को पेंट कराएंगे ना, फ्रंट बम्पर को, तो उस टाइम कराएंगे यार इसको चेंज ना। तो बस टाइम ही नहीं लग रहा, कभी बारिश आती है, कभी कुछ आता है, कभी मुझे गाड़ी चाह जाती है, क्योंकि अब दोनों गाड़ियां भाई रेगुलर यूज़ हो रही हैं। क्योंकि हाईराइडर फ्री होती है सैटरडे संडे को, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। उसके अलावा तो भाई वो सारा दिन चलती ही है, सुबह स्कूल जाना आना, उसके बाद ट्यूशन वगैरह, इन सब में भाई वो चलती रहती है। तो इसलिए हाईराइडर को हम वीकडेज में तो नहीं छेड़ सकते। और जब ये गाड़ी पेंट के लिए दूंगा, मतलब बम्पर जब मैं दूंगा, तो मुझे भी तो स्पेयर में गाड़ी चाहिए होगी ना, तो इसलिए मैं उसी दौरान करूंगा। बाकी भाई नई हाइलक्स लॉन्च हो चुकी है, और भाई जब लॉन्च हो रही थी ना, उसी दौरान ही भाई साहब मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कई भाइयों के, विक्रम भाई नई वाली लॉन्च हो रही है, कब ला रहे हो हैं? अब तो नई वाली ले आओ। चला लिया आपने ये काफी दिन? अरे भैया अभी रुको जरा। मानता हूं जब भी कोई नई चीज आती है तो मन ललचाता है, मन करता है कि भाई ये ले ली जाए अब, लेकिन अभी सोचेंगे विचारेंगे। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी इसी हाइलक्स के साथ प्यार बना के रखना चाहिए, या नए प्यार की तरफ जाना चाहिए? रहेगा हाइलक्स ही भाई, ठीक है ना। तो अगर जिस भाई को ये लगता है कि अपने को बदलनी चाहिए, और तर्क देना प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर आपका कारण होना चाहिए कि क्यों जाना चाहिए उसके ऊपर। और जो भाई ये चाहते हैं कि नहीं विक्रम भाई अपनी ये वाली ठीक है, तो वो भी बता देना भाई कि इसके ऊपर क्यों रहना चाहिए। और मेरा मन क्या कहता है, ये भी आप गैस कर सकते हो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा
ठीक है, कि मेरा मन क्या करता है, मैं भी आज अपने मन को टटोल लूंगा। अरे रुक जाओ भैया, हम भी रोड पे चलने के लिए निकले हैं, टहलने के लिए तो हम भी नहीं निकले हैं। क्या नहीं, ये मक्खी कहाँ से घुस गई भाई, बिल्कुल मरियल सी मक्खी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वालों के लिए खुशखबरी है भाई, अब हरियाणा में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वुमेन्स को एक्स्ट्रा 1% का रिबेट भी मिलेगा। तो किया क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने पास कर दिया भाई, अप्रूव कर दिया इसको। आई थिंक 2-4 दिन में एप्लीकेबल भी हो जाएगा ये, मतलब सिस्टम को रेडी करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो भाई किया क्या है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने भाई टैक्स जो रिबेट है वो 30 लाख तक की गाड़ियों पे दिया था कि 30 लाख तक की गाड़ियों पे हम रोड टैक्स नहीं लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। उसके बाद जो लोग हरियाणा में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में इधर रहते हैं ना, गुड़गांव में बेसिकली, तो ये लोग जो गाड़ी लेते थे तो इनको दिल्ली रजिस्टर्ड करानी होती थी और उन्होंने बाहर की गाड़ियों में भी कुछ मना कर दिया था इस तरीके से कि बाहर से जो आएंगी आपको परचेज यहीं दिल्ली से करनी होगी। तो उस तरीके से ऐसा कुछ किया था। तो भाई फिर बड़ा दिक्कत हो गई थी लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, गुड़गांव से या नोएडा से, जैसे आई थिंक यूपी में तो है रिबेट आई थिंक, तो गुड़गांव में बेसिकली क्या था, गुड़गांव में सोनीपत आसपास जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो दिल्ली में जाकर रजिस्टर करा रहे थे। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, उससे एक कदम ऊपर रख दिया। किया क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने कि 30 लाख तक की गाड़ियों पे टैक्स रिबेट दे दिया पूरा, 100% एग्जेम्पशन है भाई। अगर आप आज की डेट में कोई भी ईवी व्हीकल लेते हो 30 लाख के अंदर तो आपको रोड टैक्स पे नहीं करना है। उसके अलावा आप ये कहोगे कि यार मेरी गाड़ी तो 30 लाख से ऊपर है, मेरे को तो रिबेट नहीं मिलेगा, तो आपके लिए भी है 50% टैक्स रिबेट 30 लाख से ऊपर तक की जो आप गाड़ी लेते हो। तो BYD की कुछ गाड़ियाँ इसमें आ गई, प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हो उसमें भी, मान लो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो वैल्यू है, मतलब एक शोरूम जो आपका है वो 40 लाख रुपए है और आपका टैक्स बनता है 10% के हिसाब से 4 लाख रुपए, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 लाख पे करने पड़ेंगे। तो 2 लाख का फायदा हो गया ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, ईवीज के अंदर धीरे धीरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जाएगा और भी भाई गाड़ियां सस्ती होने लग जाएंगी। जैसे पहले ईवी कितनी महंगी रहती थी, ZS ईवी हम लेते 30-30 लाख की पड़ती थी, उस टाइम कुछ खास फीचर्स भी नहीं आती थी उसके हिसाब से। आज आप देखो, आप महिंद्रा की देख लो, आप टाटा की गाड़ियां देख लो जो इलेक्ट्रिक आ रही हैं, फीचर्स भी आपको दबा के मिल रहे हैं और 25-30 लाख में मौज हो जाती है। तो स्पोर्ट्स कार वाली फील तो आती है भाई। देखो मेरा भी कई बार मन करने लग गया कि एक ईवी तो होनी चाहिए भाई, है ना, पंजा दाबो यूं 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 कर दो, बस वो आवाज़ नहीं आती है। ये फन नहीं मिलेगा। और 1% जो एक्स्ट्रा रिबेट मिलना है वुमेन्स को, वो अप टू 20 लाख की गाड़ी तक मिलेगा। यानी आप कोई भी 20 लाख तक की गाड़ी खरीदते हैं, जैसे हरियाणा में क्या है, 6 लाख तक पे तो आपका 5% है रोड टैक्स, ठीक है। 6 लाख से लेके 20 लाख तक लगता है 8%। तो जहाँ 6 लाख तक की आप कोई गाड़ी लेते हो तो उस पर जो रोड टैक्स 6% लगता है, वहाँ 5% लगेगा रोड टैक्स। और अगर आप 20 लाख के अंदर की लेते हो, 19,99,000 तक की कोई आप गाड़ी लेते हो, तो उस पर आपका जो रोड टैक्स 8% लगना था, वहाँ पे वो 7% लगेगा। तो ऐसे कर दिया भाई, यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। ट्रैफिक कार चल रहा है ना भाई, तो उतनी माइलेज नहीं मिलती ना जितनी नॉर्मल रहती है, 12 के आसपास रहती है, 10 पे है। तो रिफ्यूल दिखा दिया भाई गाड़ी ने, वो तो दिखाना ही था बहुत दिनों के बाद। आई थिंक मेरे ख्याल से शुरुआत में जब से ली है उसके बाद पहली बार इतने नीचे पे गई है। रिफ्यूल तो लिखा 1-2 बार पहले भी आया है, खैर जब बिल्कुल लास्ट में पहुंचे, जब ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, ये मोस्टली यही होता है गाड़ी के अंदर ना। तो डलवाऊंगा भाई। भी पीछे भाई HP का पंप गया था, पर HP में तो नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि HP ने कहा था ना भाई कि हम टेस्टिंग करेंगे आइसोबुटेनॉल की 2% की। तो कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई HP से तो डलवाना मत बिल्कुल भी, भाई भाई नहीं डलवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं BP का मिल जाएगा तो BP से डलवाएंगे या फिर दूसरे से डलवाएंगे। अब शहर के अंदर ना तो भाई जियो BP है और नायरा भी नहीं है, तो भाई क्या करें बताओ, कहाँ डलवाने के लिए जाएं। तो लास्ट ऑप्शन BPCL का पड़ता है, तो वापसी में जाते हुए मैं अपना गोल्फ कोर्स रोड से डलवाऊंगा। ओ भाई साहब, कितने नज़दीक से गई गाड़ी मेरी, मैं बहुत दूर खड़ा था फिर भी। सतीश भाई कह रहे हैं पहले करेंगे जी अलाइनमेंट, के बाद करेंगे फिर इसकी बैलेंसिंग और टायर क्रॉसिंग। वैसे होता क्या है, हवा चेक कराओ सबसे पहले, फिर टायर्स की अपना भाई बैलेंसिंग करवा लो, फिर जोन सा टायर जहाँ लगना है उसके हिसाब से फिर आप गाड़ी की अलाइनमेंट करवा लो। स्टोर का भाई एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है, बढ़ा रहे हैं स्टोर को। यहाँ पहले ऑफिस होता था, ऑफिस उधर शिफ्ट कर दिया भैया ने। इधर क्या लगेगा बाबूजी, सतीश बाबूजी इधर क्या बनेगा अब? अच्छा रिपेयरिंग हो रही है, तो मतलब अब ये मशीन वगैरह अंदर आ जाएंगी? ओके, मतलब बाहर नहीं आएगा। कितनी आउट है? कैमरा ठीक है। ये ऐसे क्यों किया जाता, आगे पीछे करके स्टेयरिंग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट,
और फिर अलाइनमेंट चेक की जाती है भाई, ऐसे होता है। वैसे तो वो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई पहले अपना बैलेंसिंग वगैरह करानी चाहिए, फिर उसके बाद अपना अलाइनमेंट कराओ। तो शीश भाई बोले जी बैलेंसिंग के लिए भी बंदा उधर काम कर रहा है, गाड़ी लगी है, तो जब तक अलाइनमेंट कर देता हूँ। टायर पलटी करने के बाद अगर 19-20 कुछ लगा तो फिर दोबारा हल्की से चेक कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसे चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलते हैं। कितने आउट है उस्ताद जी? एक राउंड का फ़र्क है, ज़्यादा तो नहीं है। तो मतलब 10,000 किलोमीटर के मतलब 11 ही होगी। पिछले 10,000 रुपये कराई थी भाई, मैं भी बीच में 5,000 रुपये भूल गया था, वैसे करा के गया था, नहीं 14,000 रुपये करा के गया था। कराई थी, मैं नहीं भूलता भाई, मैं कराता हूँ हर 4-5 हज़ार रुपये। हाँ मैंने कराई थी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया भाई, सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, चलो अच्छी बात है। तो भाई अगर अलाइनमेंट हम टाइम पे नहीं कराएंगे तो देखो दो चीज़ होती है, कैम्बर कैस्टर। कैम्बर क्या चीज़ होती है कि ये जो टायर है आपका ऐसे ऐसे होना, ठीक है। एक तो वैसे लाइन आउट होना, ठीक है, एक कैम्बर का आउट होना। कैम्बर आउट नहीं है, वैसे लाइन आउट है, ठीक है। नॉर्मली लाइन आउट ही होती है, आप ज़्यादा रफ़ रोड्स पे चलाते हो, कच्चे पक्के रास्तों में ज़्यादा चलती है, कुदाते हो आप, मतलब गाड़ी का, मतलब गाड़ी के साथ अत्याचार थोड़ा ज़्यादा करते हो, तब कैम्बर आउट होता है। या कई बार ब्रेकर जंप कर जाती है, कोई बहुत बड़ा खड्डा आ जाता है, उसमें भी जाने अनजाने में भी हो जाता है भाई कैम्बर आउट, ठीक है। बाकी कैस्टर क्या होता है? कैस्टर होता है ये जो पहिया है ना, ये देखो जो बराबर गैप है यहाँ पे, ये गैप बराबर ना हो कि ये टायर पीछे चला जाना, ये होता है जी कैस्टर। और पीछे की जो अलाइनमेंट है वो भाई इसमें तो है नहीं, अब तो बहुत कम गाड़ियाँ रहेगी जिनमें पीछे की है, ठीक है। और ये बैकलाइट को बहुत लोग बोलते हैं भाई विक्रम भाई आपकी गाड़ी की एक ही बैकलाइट ऑन होती है, दूसरी का भाई दूसरा रियर फॉग लैंप है ये, ठीक है। कंपनी ने भाई यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर रखी है और हमारे को रियर फॉग लैंप दे रखा है उसकी जगह पे। टायर कैसे हैं सतीश भाई? किनारी तो नहीं खाई? कितने घिसे हुए लग रहे हैं आपको ये? हाँ वो तो आप करोगे, अंदाजन बताना कितने घिसे लग रहे हैं आपको ये? पता भी ना लग रहा। 21,000 चल गए हैं। जिस हिसाब से मेरे ब्रेक पैड चल रहे हैं ना भाई, उस हिसाब से टायर भी चल रहे हैं। और हाँ यार, आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में भी आज मैंने बताना है, ठीक है, आज बताऊंगा। थोड़ा सा जगह मिल जाएगी ना रात को गोल्फ कोर्स रोड पे, तब उसमें समझाऊंगा आपको मैं। तो सतीश भाई यहाँ पे लिख रहे हैं ये है, ये अच्छा रियर में जाएगा, रियर राइट, मतलब ये वाला उधर, ये वाला उधर जाएगा। बाकी टायरों की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है भाई, कोई टायर ज़्यादा घिसा हो, कोई टायर कम घिसा हो, फिर वो उस हिसाब से लगाया जाता है। चारों टायर उतर गए भाई, अब पहले होएगी इनमें हवा चेक, मतलब नाइट्रोजन चेक। अपने में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन चेक होएगी। 35 सेट कराई है, ठीक है। वैसे मैं 33 रखता हूँ, पर ना बैलेंसिंग के लिए 35 ठीक है। वैसे हवा कम ज़्यादा रहती नहीं है मेरी, सही रहती है, बैलेंस रहती है भाई। चलो 2 में होगी, 2 में कराते हैं। आज भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, गर्मी हो ही रही है भाई, ह्यूमिडिटी हो रही है। अच्छा भला आदमी भाई साहब चिड़चिड़ा हो जाए, इतना गुस्सा मत रहा कर, बीपी बढ़ जाएगा तेरा। हैं हंस के दिखा थोड़ा सा, कैमरे में तो हंस दे थोड़ा सा। क्या नहीं हंसेगा? कहता नहीं हंसूंगा, बिल्कुल नहीं हंसूंगा। चतरू भी हंस लेगा पर यो नहीं हंसेगा, है यो ना हंसे भाई बिल्कुल भी। भाई पहिया घुमा दिया, सेंट्रिक प्रॉब्लम आती है भाई मेरी गाड़ी के हर बार। पहला टायर जब बैलेंस के लिए आता है ना भाई, फिर ये भाई अब इसको लूज़ करेगा, ठीक है, देखेगा, ये देखो लूज़ करेगा, हैं, फिर इसको उधर से घुमाएगा ये थोड़ा सा टायर को, ये फिर ये एयर टाइट करेगा, फिर घुमाएगा। लो भाई सेंटर मिल गया, और इसने खाली भाई मांगा है 70, सिर्फ बार मांगा है ना, अंदर तो मांगा ही नहीं। पुराना वेट उतार दिया भाई, पहले उसी के साथ घुमाया जाता है भाई, फिर देखा जाता है कहाँ मांगा है, फिर उसी हिसाब से वेट उतार के। और इन एंड आउट भाई हमेशा बताता हूँ, इन एंड आउट एक साथ ही आपने बैलेंस कराना है, ठीक है। खाली इन नहीं कराना, मतलब खाली आउट नहीं कराना, इन कहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये इन आउट दोनों लगता है, बाकी इसने भाई अपना सिर्फ आउट में मांगा है। तो अब ये देखो भाई, अब आधी मशीन, अब देखते हैं ओके आएगा या फिर इधर भी वेट मांगेगा या नहीं मांगेगा, देखते हैं क्या कहता है ये। ओके डन, सही है भाई। ऐसे ही आपने भाई अपने बाकी के टायर बैलेंस करवाने। और कई बार यूँ लगे ना कि ज़्यादा वेट आ रहा है, तो उसमें फिर टायर घुमाया भी जाता है, ठीक है। रिम अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, टायर की फिर हवा निकाल के टायर को घुमा देते हैं, तो पोजीशन चेंज हो जाती है उससे। इससे क्या है, जो कई बार गाड़ी ज़्यादा वेट मांगने लग जाए ना, हो जाता है कई बार मांग लेता है भाई, और कई बार बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि कोई वेट ही ना लगे। हर बार जब भी आप गाड़ी के बैलेंस कराओगे ना टायर को, हर बार अलग आएगी, हर बार। गाड़ी रोड पे चलती है भाई तो चेंज होती रहती हैं चीज़ें,
सदा एक सा नहीं रहता। कहीं यहाँ पे सोचो एक बार बैलेंस करा दिया तो हो गया। और एक चीज़ और है, कई लोग गुमराह करते हैं, कहते हैं कि एलॉय को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे रिम है चाहे एलॉय है, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है। चलो भाई, ये 2 हो गए बैलेंस, बाकी 2 अंदर चले गए, वो भी हो आएंगे। फिर एक बार दोबारा से हम अपना गाड़ी को अलाइनमेंट पे चेक करा लेंगे। चलो जी, चारों टायर हो गए फिट भाई, अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए, जिसको जहाँ जहाँ पहुंचना था। ठीक है, पितरू भाई एक बारी अपना हाथ मार रहे मशीन से टाइट करने के बाद। वैसे तो टाइट हो ही गए थे, फिर भी एक बारी भाई तसल्ली के लिए मैनुअली ज़रूरी है। ठीक है, चलो जी, अब जाएंगे सतीश भाई ट्रायल पे। मैं यहीं से खड़ा होकर देख लूँगा भाई, एक ही बात है, सतीश भाई कराएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाएगा। ये आई अपनी हाइलक्स, ये गई भाई। कुछ भी कहो, ये लो अब भी जचते हैं भाई सच में। मतलब आगे वाले बम्पर की थोड़ी सी लुक मेरे को चेंज करने दो। ठीक है, मतलब जब चलते हैं ना भाई, एक नंबर की लुक देते हैं भाई। ठीक है, और मैं कर भी देता भाई। ठीक है, जो आप कई बार बोलते हो ना 17-18 वाला साइज़ डाल दो विक्रम भाई, तो टायर थोड़े बड़े होने चाहिए, मोटी गुड्डी वाले होने चाहिए। तो ये भी अपने ओल्ड टायर नहीं है भाई, मोटी गुड्डी वाले ही हैं। बड़ी है ना थोड़ी सी, वहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको मोड़ने में। ला मुड़ेगी। अभी मैं यहाँ इसलिए खड़ा हो गया, यहाँ से आएगी ना, यहाँ से जाती हुई देखूंगा। लाइट तो सही हो रही है, आपके क्यों लगवाऊँ खाम खा में हैं। ये देखो, ले जाओ उधर ही ले जाओ। सतीश भाई को लगा कि यहाँ से मेरे को बुला रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा था ना भाई, चलती स्पीड आती है ना और अच्छे से दिखते। सही में भाई, जब आगे वाला बम्पर हो जाएगा ना सेम, तब अलग ही लुक हो जाएगी भाई गाड़ी की, क्या नहीं। चलो सतीश भाई से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ दाएं बाएं है या यहीं पे लॉक होएगा सिस्टम। हाँ जी सतीश भाऊ, फर्स्ट क्लास है, सेट है मामला, लॉक कर रखा है, फाइनल लॉक सब कर रखा है। चलो ठीक है, ले जाऊँ फिर। चलो ठीक है, पैसे तो दे जाऊँ। पेमेंट हो गई भाई डन। और भाई बहुत ही जायज़ भाव है भाई, बहुत ही जायज़। जैसे अपने ओके अंकल जी, राम राम। आज निखिल भाई नहीं थे, वो निकल गए थे, उनको फीवर हो रखा था। तो भाई जैसे अपना अर्जुन भाई रोहतक में जायज़ लेते हैं, रमन भैया अपना भाई वेलोसिटी टायर्स लुधियाना में जायज़ लेते हैं, ऐसे अपना भाई निखिल भाई, अभी तो अंकल थे आज, यहाँ महादेव टायर पे ये भी जायज़ रेट लेते हैं। मतलब मैं इन्हीं 2-3 जगह पे जाता हूँ भाई। ठीक है, और अपना सही है भाई। मतलब मोस्टली आप यूँ लगा लो, मैं यहाँ कब आया था, जब थार और पजेरो की भाई साहब अलाइनमेंट कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था। ये मैंने पहले ही बताया, जो अपनी पुरानी ऑटोमोटिव 17 फैमिली है उनको सबको पता है ये, कि हम कब आए थे इस पे। तो भाई यहाँ धागे से होती है आज भी अलाइनमेंट, आपने देखा होगा मशीन नहीं लगाते। मेरे को धागे के अलाइनमेंट भाई पूरा भरोसा, मतलब भरोसा तो मैं सतीश भाई पे है, जो सतीश भाई करते हैं। ठीक है, वैसे तो इनका सारा स्टाफ ही एक्सपर्ट है यार हर चीज़ में, पर सतीश भाई अपना भाई प्रॉपर सारी गाड़ियों की अलाइनमेंट चेक करते हैं तसल्ली से। तो और क्या चाहिए, और पहले मैनुअल ना होती थी भाई, और आज भी ट्रकों की बसों की तो मैनुअली ही होती है, उनकी बड़ा मशीन लगती है कुछ। बाकी मशीन में करा रहे हो तो हंटर की मशीन बढ़िया है भाई। अगर आपके शहर में भाई अगर नहीं है कोई मैनुअल करने वाला, तो हंटर की मशीन है, वो अच्छा कर देती है भाई। सही है, अंकल के पास भी है वो वाली। अलाइनमेंट भी यूज़ नहीं करते, अर्जुन भी वही यूज़ करता है, और अपना रमन भैया वेलोसिटी टायर भी वही यूज़ करते हैं। तो चलो अब ये डन हो गया। अगला नंबर अपना भाई फ्यूल का। हाँ, इंजन ब्रेकिंग भी आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में, बता दूंगा मैं, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए। अभी बता देता हूँ यार। लो, जैसे मैंने रेस दे रखी है, ठीक है, मैंने रेस से पैर हटा दिया, तो रेस में दे नहीं रहा, क्लच नहीं दबाई मैंने, ये इंजन ब्रेकिंग है, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप रुक रही है। जब लास्ट में मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा टाइम आ गया है क्लच दबाई गियर चेंज करने का, तब मैं अपना गियर चेंज करूँगा, छोटा गियर लगाऊंगा और क्लच दबा के ब्रेक लगा लूँगा। तो ये होती है वो इंजन ब्रेकिंग। जैसे मैंने भगा भी ली, ये देखो भगाई, रेस, पैर हटा लिया, ठीक है, और हल्का सा ब्रेक लिया, तो हल्के से ब्रेक और इंजन ब्रेकिंग दोनों गाड़ी को जल्दी रोकेंगे भाई। इंस्टेड के देखो क्लच दबा दूंगा ना, गाड़ी फ्री हो जाएगी, ब्रेक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक गाड़ी में भी भाई आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि अपना रेस दे दी, और मतलब आपको लग रहा है आगे आपने ब्रेक लेने हैं, तो आप अपना एक्सेलेटर से पैडल हटा लो और गाड़ी आपकी इंजन ब्रेकिंग के हिसाब से रुक जाएगी। इससे फ़ायदा आपका क्या होगा, जो आपके ब्रेक पैड्स हैं, डिस्क प्लेट है, ये कम घिसेगी, इनकी लाइफ बढ़ेगी। मैनुअल गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है भाई, ब्रेक लग ही जाते हैं, उसमें इंजन ब्रेकिंग इतना लोग नहीं यूज़ करते, पर मैं तो उसमें भी करता हूँ भाई। रेस दिया, लग रहा है कि वहाँ तक गाड़ी इतना हो जाएगी, और थोड़े दिन में अंदाज़ा आपको अपनी गाड़ी के साथ हो भी जाता है। अब थोड़ा टाइम आप गाड़ी को चला ले तो अंदाज़ा लग जाता है कि इतना गैप बचा है, वहाँ पर ब्रेक लगने हैं, तो मैं अगर यहाँ से रेस छोड़ दूंगा तो गाड़ी वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी। तो ऐसे वीडियोज़ में भाई हम ज्ञान देते रहते हैं, और आप ऐसे ज्ञान लेते रहा करो और आगे भी ज्ञान बांटते रहा करो, अपने तक सीमित मत रखा करो। और अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो देखते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार, और क्या नहीं, रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आजकल वीपी के पंपों पे ज़्यादा भीड़ लगी मिलती है,
हैं। चलो जी पहुंच गए जी पंप पे। काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी भीड़ तब लगा करती थी कि भाई साहब तेल के रेट बढ़ने वाले हैं। अब इतनी भीड़ मिलती है। बाकी अब ना बाकी पंपों पे बहुत कम भीड़ मिलती है भाई, एक बात कहनी पड़ेगी। हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग देखते हैं भाई, सारी चीज़ें देखते हैं। खैर भाई अब तो किसी भी पंप पे चले जाओ भाई, डर तो लगता ही है भाई, बिल्कुल डर लगता है भाई तेल डलवाते हुए। क्या डलेगा, कैसे डलेगा, क्या होगा। ले जा भाई HR 32 नरवाना वाले, ले जा भाई को, उधर पेट्रोल की तरफ जाना है। यार हमने डीजल जाना है, डीजल तो लास्ट में ही मिल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, ले ले उस्ताद, ले ले यार, ले ले यार। खोल दिया भैया, खोल दिया, डीजल फुल कर दो। ओ अभी शीशा साफ नहीं है भाई, जीरो देख लिया भैया। चलो चलो चलो, जीरो है पूरा, जीरो है। चलो 95 पॉइंट ना, ये तो पेट्रोल का रेट है भाई, डीजल तो भी डल रहा है। कितना आएगा देखते हैं आज। पूरा भाई तेल की सुई चसकी। तेल की सुई चसकी, ऐसे कैसे शब्द बोल देता हूँ ना मैं कई बारी है। तेल की सुई चस गई। तेल की लाइट आ गई थी भाई, आने के बाद काफ़ी देर तक थी। तो अंदाज़ा लगाएं कितना आएगा। 80 लीटर का टैंक है, लाइट आने के बाद भी 10 से 15 लीटर इसके रिजर्व में रहता है। ठीक है, तो आप वो मान लो 70 लीटर, 70 मान लें क्या, 65 से 70 के बीच में, या ना 64 लीटर, 64 लीटर आएगा। देखते हैं कितना आता है। 63 64 क्रॉस कर गया भाई आज तो। 70 करेगा क्या क्रॉस? ना यार 70 तो नहीं करना चाहिए। अगर 70 क्रॉस कर गया तो इसका मतलब भाई बहुत कम तेल था। डेंसिटी भी ठीक आ रही है यार, 820 की डेंसिटी है। कट नहीं मारा भाई साहब, ओए होए होए, मार गया 71 पे कट मार गया। 6805। वैसे जिस हिसाब से भाई साहब अब क्रूड का रेट चल रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन हो चुके हैं भाई, अब रेट घट जाना चाहिए। अब जो सा भी तेल मिल रहा है पर वो कम रेट पे तो मिलना चाहिए क्रूड के हिसाब से यार। चलो 6805 का 71 लीटर आया, यानी गाड़ी के अंदर 9-10 लीटर पड़ा था बस। 5-1 लीटर मैंने लाइट आने के बाद इस्तेमाल कर लिया होगा भाई। 5 लीटर। आइडियल भी तो बहुत ज़्यादा रही है ना भाई, आइडियल कितना जाम लगता है शहर में, वो भी तो इंक्लूड होता है माइलेज के अंदर। हाँ बाकी जब भाई ये तेल की सुई फुल पे जाती है ना, मज़ा बहुत आता है भाई, बड़ी खुशी मिलती है। मतलब इस माइलेज पे, क्या माइलेज दे रही है हमारी गाड़ी, 10.1। ये सिटी का माइलेज अभी, जो सिटी का माइलेज भाई मेरी ये हाइलक्स है 11 देती थी। शायद यूँ हो सकता है कि मेरी गाड़ी का आइडियल बढ़ गई है, या यूँ हो सकता है कि डीजल में कुछ मिलने लग गया है, श्योर नहीं है भाई, कुछ नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पेट्रोल वाली गाड़ियाँ तो गिरी रही हैं, इवन E20 कंप्लायंट जो व्हीकल्स हैं भाई, उनकी भी माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़ी देर में मैं चलूँगा अपनी हाईराइडर को फ्यूल कराने चलूँगा, उसका भाई फ्यूल टैंक हो गया है एम्प्टी। ठीक है, जो पिछला हमने डलवाया था नॉर्मल वाला, फिर वो आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो बाकी वही है भाई, अब ये दिखा रही है अपने को 803 की रेंज। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि 10 के हिसाब से हमारी गाड़ी कितना चलेगी। मतलब लास्ट जो लाइट आएगी ना दोबारा से, वो जब लाइट ब्लिंक हो जाएगी उतने पे मैं कैलकुलेट करूँगा कि कितना चलती है। फिर पता लग जाएगा भाई कि डीजल में कुछ है या नहीं है। वैसे 819 की रेंज तो ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, खैर सिटी के हिसाब से भी 800 भी निकाल देगी तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो प्रॉपर रेंज देती है ना भाई, ये पूरे का देती है। बाकी देखेंगे, हालात तो ये रहते हैं भाई आजकल, ये देखो। और बारिश हो जाए गुड़गांव में उसके बाद तो और भी बदतर हो जाते हैं, फिर तो गाड़ियाँ रेंगती हुई चलती हैं। बाकी ट्रिप पे को कर देता हूँ भाई ज़ीरो, यहीं से हम चेक करेंगे ना भाई कि फुल टैंक में, मतलब ऑटो कट तक जो हमारा था फ्यूल, उसमें हमारी गाड़ी टोटल किलोमीटर चली कितनी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे होगे भाई साहब, मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तेल डलवाना था रात को, डलवा रहा हूँ अभी सुबह, और पंप भी चेंज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब मैं अलग अलग पंप से डलवाया करूँगा। लास्ट 2 बारी भाई जो मैंने फ्यूल डलवाया था वो BPCL से डलवाया था, सेक्टर 44 से। तो अब ये देख लो भाई, ट्रिप क्या दिखा रहा है, 409 किलोमीटर। लाइट आ चुकी है, लाइट आ गई थी इसकी 396 पे। ठीक है, उसके बाद 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चली है गाड़ी। मीटर शो कर रहा है भाई 11.9, मतलब 12 की माइलेज शो कर रहा है। अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत बढ़िया माइलेज आ गई सिटी के हिसाब से, लेकिन रुको, 190 किलोमीटर ये गाड़ी हाईवे पे भी चली है बीच में, इसमें जो 409 है, तो हाफ है ये। उस हिसाब से तो ये माइलेज फिगर बहुत ऊपर होने चाहिए थे भाई, लेकिन नहीं है। तो जो E20 कंप्लायंट व्हीकल्स है ना भाई, उनकी माइलेज में भी फर्क है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे चलते हुए। ट्रैफिक भी तो है भाई बीच में,
क्या नहीं, जो आइडियल हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, जैसे अब मैं खड़ा हुआ सेम ऐसे ही 1-1 2-2 मिनट कई बार हमारे को सिग्नल पे लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। कई बार बत्ती लंबी होती है तो सिग्नल तक आने में ही हमारे को 5 मिनट लग जाते हैं, तो वो चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आइडियल में भी तो फ्यूल जाता है ना भाई। अभी देखो मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, 0.2 देखो ये ऑलरेडी गिर चुकी है। ठीक है, चलो पहले अब इसको फिल कराते हैं, देखते हैं ऑटो कट तक कितना फ्यूल आता है इसके अंदर। ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, हम नॉर्मल ही डलाएंगे भाई अभी इसके अंदर। वैसे इस पंप पे XP95 अवेलेबल है, पर XP95 मैंने डलवाया था। ठीक है, उसका फ़र्क आता है भाई XP95 का, हल्का फुल्का फ़र्क भाई डेफिनेटली रहता है। चलो, बहुत स्पीड से गया भाई इसका, स्पीड से चला रखी है मशीन इसने, गड़बड़ घोटाला हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है, देखेंगे। बाकी तो जब हमारा फ्यूल आएगा, मतलब फ्यूल आने के बाद जो हमारी किलोमीटर चलेंगे उससे। और जो भाई मैं आपको कह रहा था ना कि फ़र्क है 95 ऑक्टेन में, तो RON उसका ज़्यादा है भाई। तो उससे जब मैंने चलाया गाड़ी को, तो भाई जो गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत एक स्मूथनेस थोड़ी सी थी एक्स्ट्रा भाई। भले ही उसके अंदर भी 20% भाई इथेनॉल आता है, लेकिन हल्का फुल्का फ़र्क है उसको चलाने में, और हल्का फुल्का माइलेज फिगर में भी उसमें फ़र्क है। तो अगर आपके पास टर्बो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप भाई अपना 95 ऑक्टेन पे ही जाओ आज की डेट में, तो बेटर रहेगा। वाह, जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट किया, ठीक है भैया ऑटो कट पे आने दो। 38.56 लगभग इतना ही पिछली बार आया था, 38-39 आया था, इतना ही आया था। ठीक है, 3970 रुपये का पड़ा भाई अपने को। टैंक हो गया भाई फुल, और जो गाड़ी रेंज दिखा रही है 394 की दिखा रही है। अभी चलने से पहले 380 था भाई, थोड़ा सा चली तो बढ़ गई है। और उस हिसाब से देखूँ मैं तो ओवरऑल पिछली बार 403 दिखाया था इसने, तो मोटा मोटा आप ये मान लो जो दिखाया था उतना चल गई। लेकिन उसमें आप ये देखो ना, हाईवे भी इंक्लूड है। अब ये देखो हल्का फुल्का जाम ही हो गया। अभी टोटली कोशिश यही करूँगा कि इस बार इसको थोड़ा बाहर ना चले, ये बिल्कुल ही अपना सिटी में चले। ठीक है, तो उससे और ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी बढ़िया वाली कि हाँ भाई प्रॉपर सिटी में चली तो ये 300 चली या 350 चली या 400 चली कि नहीं है। देखो इतना जाम लगेगा तो गाड़ी कहाँ से माइलेज देंगी। ऊपर से भाई 20% इथेनॉल प्योर पेट्रोल हो तो भाई फिर बात अलग है, क्या नहीं। तो फ़र्क तो है भाई, कुछ ट्रैफिक का फ़र्क है, कुछ इथेनॉल का फ़र्क है। इथेनॉल का थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क है, ट्रैफिक तो भाई पहले भी था वो अब भी है। बाकी वो रहा भाई सिग्नल, और उस सिग्नल तक पहुंचने में देखो अभी 82 सेकंड्स की तो बत्ती है। ठीक है, मतलब इससे ऊपर की थी वो, 2 मिनट की तो बत्ती हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये खुलेगी, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, उसके बाद फिर ये लगेगी, तो 5-7 मिनट तो मेरे यहीं चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 11.2 है, देखते हैं जब हम ये बत्ती क्रॉस करेंगे उस टाइम पे क्या माइलेज होती है। 11.2 से 10.8 तक हम आ गए हैं, और अभी मैं आ गया हूँ, मतलब आगे अगली बार में मैं निकल जाऊँगा जब ये अगली बत्ती खुलेगी। देखते हैं टोटल कितना कम हुआ। 0.4 तो ऑलरेडी कम हो चुकी है माइलेज। ठीक है, 10.6 पे आ गई भाई। तो 0.6 का माइलेज ड्रॉप होता है भाई एक सिग्नल पे। अभी मेरे घर तक पहुंचने में मुझे 2 सिग्नल और आएंगे। अब तो फाइनल आपको घर चल के दिखाएंगे क्या दिखाएगी। घर पहुंच के भाई फाइनल अपने को जो मीटर ने दिखाया है वो दिखाया है 10.7, 10.8 था, जस्ट अभी 0.1 घट गया है। चलो बंद कर देते हैं यार, अब इसको ज़्यादा नोट नहीं करते, बहुत कर लिया यार, बहुत बार नोट कर करके बता लिया। होना क्या है, कुछ नहीं होना भाई, तेल खत्म होना है तेल डलवाना है, तेल खत्म होना है तेल डलवाना है, क्या ही फर्क पड़ेगा। कम होएगी ज़्यादा होएगी, चलानी तो है ही भाई। और आप भी चलाओगे, कहीं रोक दोगे बताओ आप। बाकी जो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है ये ज़रूर रुकनी चाहिए, क्या नहीं, ये कम आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। E10 कर देना चाहिए, अगर ये बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते तो E10 तक तो ले ही आओ यार। और प्योर पेट्रोल जो बगैर इथेनॉल ब्लेंडिंग का है उसका रेट ठीक कर दो। बाकी देखो क्या होगा आने वाले टाइम में। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। हैव अ नाइस डे।